आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय में 3 नए छात्रावासों का उद्घाटन किया। नवनिर्मित भवनों में लड़कों और लड़कियों की छात्रावास शामिल है। रेड्डी ने एक नए डिजिटल पुस्तकालय की आधारशिला भी रखी। राज्य के गठन के बाद से ऐतिहासिक उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में कदम रखने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बने। उद्घाटन के बाद रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय ने राजनेताओं और सीवी आनंद जैसे IPS अधिकारियों के करियर को आकार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और विश्वविद्यालय को अनुसंधान का केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। तेलंगाना में विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि हमने कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का नाम उन लोगों के सम्मान में बदला जिन्होंने हमें निज़ाम और राजकारों से आज़ाद कराया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तेलंगाना में छात्र नशे के आदी हो रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे नशे के शिकार न हों। शिक्षण संस्थानों को परिसर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों के विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है। यहाँ मौजूद कुलपति, प्राचार्य और अन्य अधिकारियों को देखिए, वे इस बात के उदाहरण है कि शिक्षा कैसे हमारा उत्थान कर सकती है। बिहार SIR पर एक बार फिर से MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है। ECI को नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है। वही आपको बता दें कि SIR मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर रहा है और उसने BJP समेत इलेक्शन कमीशन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच एक बार फिर से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया की जाँच को लेकर सवाल खड़ा किया है। पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए। और आखिरी बात, नाम जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ECI की है ना। एक्सरसाइज तो ECI कर रहा है और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया BLOs को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो AERO और ERO उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भिजा सकते। ECI का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का। ये तो BRS नेताओं ने जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने और बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के लिए भारी जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ करने के प्रयासों के तहत उन्होंने आज हैदराबाद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव से मुलाकात की। बैठक में बांसवाड़ा के नेताओं ने दलबदलू विधायक पुष्यराम श्रीनिवास रेड्डी पर लोगों के जनादेश के साथ विश्वासघात करने और स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अब निर्वाचन क्षेत्र में अलग थलग पड़ गए हैं, जबकि पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं के समर्थन से हर गांव में आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर बोलते हुए रामाराव ने नेताओं को सामूहिक रूप से काम करने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की ताकत एकता और लोगों के विश्वास में निहित है। उन्होंने उनसे पिछले 20 महीनों में पार्टी की हर पहल को आगे बढ़ाने और स्थानीय निकाय चुनाव में जमीनी स्तर के समर्थन को भारी जीत में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक दल बदल के बावजूद बांसवाड़ा को गढ़ बनाए रखने का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार द्वारा प्रोफेसर कोंडाराम रेड्डी के MLC के रूप में नामांकन को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया और कहा कि वह उन्हें फिर से नामित करेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वालों से कहा, आप जो कर सकते हैं वह करें। यह आरोप लगाते हुए कि कोंडाराम रेड्डी का पिछला नामांकन साजिशों और सुप्रीम कोर्ट में मामलों के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुनर्नामांकन शीघ्र ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने MLC अदांकी दयाकर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी उन्हें कोई पद नहीं देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद आज वह MLC बन गए हैं। छात्रों से झूठे अभियानों का शिकार न होने की अपील करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भूमि मामले में लोगों को गुमराह करने के लिए जंगली जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि यह कांसा का चिबौली भूमि वनों की कटाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्षों पर सवाल उठाने का एक तरीका भी था। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हम स्पीकर से अनुरोध करेंगे कि हमें JPC में शामिल करें। आगे उन्होंने कहा कि आपको जांच एजेंसियों को स्वतंत्र बनाना चाहिए। क्या यहाँ संवैधानिक नैतिकता नहीं आती? लोग हैं तो उसमें आप बात उठाइए, चीजें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूँ ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, JPC में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे। मगर JPC में जाएगा जरूर, वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर किया जाएगा। मगर ये जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं, इसका क्या होगा बताइए? उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। हमारे MLAs को तोड़ दिया गया, बिहार में 4 MLAs चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ? हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा, उनके अपॉइंटमेंट में, पुलिस फोर्स में नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप। इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप UAPA में डाल देंगे किसी को, UAPA लगा दिए। BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए। आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी। 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत, डिटेन कर लीजिए आप। डिटेन के पावर्स भी हमारे हमने BNSS में है, BNS में है। डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है। सर, SIR का ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के इस मामले में निक्की की बच्ची ने भी कहा कि पापा ने मम्मा को मारा है, तो हमें और क्या सबूत चाहिए। लड़की के पिता और बहन ने कहा कि वे लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। सबूत बताते हैं कि उन्होंने शादी में बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनसे और अधिक की मांग की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यह आदमी एक जानवर है और भिखारी है। भारतीय समाज में बहुत कुछ है, परिवार पढ़े लिखे भिखारी पैदा कर रहे हैं। दुखद स्थिति यह है कि लड़कियों के माता पिता भी अपनी लड़कियों को भिखारियों को सौंप रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि वे उन्हें घर भेज रहे हैं या मायके। वही आगे उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने दहेज की मांग के बारे में शिकायत की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मतदाता अधिकार यात्रा में इस सप्ताह के अंत में बिहार में विपक्षी एकजुटता का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और द्रमुक संसदीय दल के नेता कनिमोझी करुणानिधि 27 अगस्त को यात्रा में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के पूर्णिया जिले में यात्रा की शुरुआत की। इस पहल की कल्पना राज्य की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को उजागर करने और मतदाता हेरफेर के प्रयासों का विरोध करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में की गई थी। इसे लोगों के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करके गांधी का उद्देश्य व्यापक भागीदारी जुटाना और मतदाताओं के एक वर्ग को मताधिकार से वंचित करने के प्रणालीगत प्रयासों के खिलाफ जोर देना है। राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के साथ तेजस्वी यादव से मिलकर बिहार के कई जिलों में यात्रा कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक बैठकें की, विभिन्न पृष्ठभूमि के नागरिकों के साथ बातचीत की और समर्थन जुटाने के लिए रैलियों का नेतृत्व किया। वहीं अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी इस सभा में शामिल होकर और मजबूती के साथ वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करेंगे और राहुल गांधी का अपना समर्थन देंगे। एनडीए को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन 9 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले अपने अभियान के तहत 26 अगस्त को तमिलनाडु का दौरा करेंगे। राधाकृष्णन के 26 अगस्त को चेन्नई पहुंचने और राज्य में एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ कई बैठकें करने की उम्मीद है। 26 से 27 अगस्त को वह AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी से मुलाकात कर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगेंगे। उनका तमिल मानिला कांग्रेस के अध्यक्ष GK वासन और गठबंधन के अन्य नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। अपने प्रवास के दौरान राधाकृष्ण के राज्य भाजपा मुख्यालय कमलालयम जाने और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत करने की संभावना है।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया है कि उनकी मुलाकातें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए के सामूहिक समर्थन को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मामले पर प्रतिक्रिया दी। जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र की शुरुआत में ही अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया था। वहीं अमित शाह की मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसा है। उन्होंने आज कहा कि गृह मंत्री ने रहस्य को और गहरा कर दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की रात अचानक और अप्रत्याशित रूप से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। एक दिन बाद प्रधानमंत्री ने सिर्फ उन्हें अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी। आज गृह मंत्री ने इस पर और भी कुछ कहने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने रहस्य को और गहरा ही कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर, दृढ़ और उत्साही श्री जगदीप धनखड़ 1 महीने से भी ज़्यादा समय से पूरी तरह से गुमनाम क्यों है। इस्तीफा का यह पूरा प्रकरण वास्तव में विचित्र है और यह दर्शाता है कि G2 कैसे काम करता है। इंडिया गठबंधन के वीपी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। 2011 में सलवा जुडो मामले पर उनके द्वारा दिए गए फैसले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके फैसले के कारण माओवादी गतिविधियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में कठिनाइयां होंगी। मैं सुदर्शन रेड्डी के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाना चाहता हूं, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। आपको पता है जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। हम सभी जजेस का सम्मान करते हैं। सलवा जुलूम मामले में 2011 के उनके निर्णय पर देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक टिप्पणी की थी कि उनके इस निर्णय से माओवाद के प्रकोप को कम करने में कठिनाई पैदा हुई है। इसको लेकर आज कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि गृह मंत्री जी की टिप्पणियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आज कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करने हैं। आई विश टू रेज सम वेरी फंडामेंटल इश्यूज अबाउट जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, हु इज द अपोजिशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपकी सोच, आपकी रीति, आपकी नीति, उस पर चर्चा तो होगी ना। कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश अगर सुप्रीम राज्यसभा में आए, अब कुछ लोग लोकसभा लड़े, तो विपक्ष के लोग बहुत विरोध करते थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, इतनी सच्चाई है ना। लेकिन अगर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उनके सलवा जुलूम निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी की है तो इसमें गलत क्या है? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।